हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्रैश कोर्स वाला वीडियो में ये सेकेंड वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल रखा है, उसमें फर्स्ट यूनिट जो भी है बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस का जो फर्स्ट यूनिट है वो अधिकतर यूनिट उसी में कवर कर लिया गया है। लेकिन फर्स्ट यूनिट में कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको मैंने उसमें छोड़ दिया था कि उसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा। ये वीडियो आपको केवल कंप्यूटर लैंग्वेज और मेमोरी पे आधारित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज समझना है तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा समझते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। हम आपसे बात कर पा रहे हैं ये हिंदी भाषा का प्रयोग करके, ठीक है। इंग्लिश में भी हम बात कर सकते थे, तो बहुत सारे लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो वो नहीं समझ पाएंगे मेरे बातों को। तो हम अपने विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए एक भाषा का सहारा ले रहे हैं। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कम्युनिकेट करने के लिए एक भाषा का सहारा ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक इंसान है, एक आदमी है और एक आदमी यहाँ है। ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट तभी कर पाएंगे जब कोई लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, कोई भाषा का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि अगर ये हिंदी भाषा जानता है और ये भी अगर हिंदी जानता है, तब क्या होगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर ये हिंदी नहीं जानता, ये मान लीजिए कि इंग्लिश जानता, ये इसको इंग्लिश आता है और इसे हिंदी आता है, तब कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना आप समझ रहे हैं। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर से हम बात करते हैं, कंप्यूटर से हम इंटरेक्ट होते हैं। कंप्यूटर को हम अपना काम देते हैं करने के लिए, तो हमें इंस्ट्रक्शन भी देना होता है, मतलब हमें आदेश देना होता है। तो वो भी किसी न किसी भाषा में लिखा हुआ होता है। तो वो जिस भाषा में लिखा हुआ होता है उसे ही हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज के कुछ प्रकार हैं, ठीक है, हम लोग उस पे आते हैं। तो यहाँ पे जो डिफिनेशन लिखा है आप ये समझ लीजिएगा। लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू कम्युनिकेट विथ पीपल। जैसे कि लैंग्वेज का प्रयोग करके हम लोग लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक इसी तरह से लैंग्वेज का प्रयोग करके हम कंप्यूटर से, जिस लैंग्वेज का प्रयोग करके हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, उसे हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे अब हमें कम्युनिकेट करना है किससे, कंप्यूटर से। ठीक है, तो एक पहले से मैं क्या किया हूँ, एक यहाँ पे बना कर रखा हूँ, इसी तरह समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इंसान है, ठीक है। अब ये किसी दूसरे इंसान से बात करने नहीं जा रहा है, ये एक कंप्यूटर से बात करने जा रहा है। अब एक कंप्यूटर से बात करने जा रहा है, तो कंप्यूटर कौन सा भाषा जानता है, तो कंप्यूटर 01 जानता है। बस कंप्यूटर क्या जानता है, 0101 यही भाषा ही जानता है, जिसे हम लोग बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, 01 में ही बस कोडिंग किया हुआ होता है, उसे हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज आता है, मतलब बाइनरी लैंग्वेज ही आता है। और ये जो भी इंसान है ये हिंदी या इंग्लिश ये सब भाषा जानता है, तो ये उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। हाँ, अब ये या तो 01 वाला भाषा सीख ले, बाइनरी भाषा ये सीख ले, तब कम्युनिकेट कर पाएगा। तो ये 01 में 01 वाला जो लैंग्वेज है वो सीखना काफ़ी टफ है, काफ़ी, आप बोल सकते हैं कि कठिन है। उसमें प्रोग्राम लिखना भी काफ़ी कठिन है। ठीक है, तो इसका एक तोड़ निकाला गया, मतलब इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया। सॉल्यूशन क्या निकाला गया कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया। ठीक है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाए गए। वो लैंग्वेज आपको पढ़ने होते हैं, हालांकि आपको नहीं पढ़ने हैं, लेकिन जो लोग सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि आपने सुना होगा सी, C++, जावा, पाइथन, ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज अगर आप जान लेते हैं अच्छे से, तो कंप्यूटर से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, कंप्यूटर से आप बात कर सकते हैं, अपना काम करा सकते हैं कोडिंग करके। तब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने के बाद आप क्या कीजिएगा, प्रोग्राम लिखिएगा। क्या कीजिएगा, आप प्रोग्राम लिखिएगा, लंबे लंबे प्रोग्राम आप लिखिएगा। तो जो प्रोग्राम आप लिखते हैं उससे हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। ये जितना बात हम बता रहे हैं सब आपके एग्जाम में आएगा।
ठीक है, इसीलिए इसकी नहीं कीजिएगा, एकदम ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, 100% समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से आंसर भी निकाल पाइएगा एमसीक्यू का। तो जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज होते हैं, जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम उसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कंप्यूटर लैंग्वेज ही है, ठीक है। आगे क्लियर हो जाएगा कि ये कंप्यूटर लैंग्वेज किस कैटेगरी में आते हैं। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, ये सब हम लोग सीखते हैं, ठीक है। अब आप इसे सीख लेने के बाद प्रोग्राम लिखिएगा। तो जो प्रोग्राम कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, जैसे कि C++, जावा, तो उसे हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। तो हम यहाँ रेट से उसको लिख दिया है। लेकिन ये जो सोर्स कोड लिखा गया है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंग्लिश भाषा की तरह होता है, जस्ट लाइक इंग्लिश की तरह होता है, लेकिन पूरा इंग्लिश नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश की तरह होता है। और फिर ये इंग्लिश तो कंप्यूटर तो इंग्लिश समझेगा नहीं, वो तो समझता है 0 1। तो हमें क्या करना होगा? लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मदद लेना होगा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर इस प्रोग्राम को लेगा और लेने के बाद उसे कन्वर्ट कर देगा 0 1 में। तो अब 0 1 में जो प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा, उस प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। 0 1 में लिखा गया पूरा प्रोग्राम होता है ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड। अब तो ये जो प्रोग्राम है, अब ये तो कंप्यूटर की भाषा में लिखा गया, कंप्यूटर के भाषा में जब कन्वर्ट हो गया तो कंप्यूटर इसे आसानी से समझ पाएगा। तो कुछ इनडायरेक्टली वे में आप कंप्यूटर से यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक समझ लीजिए कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर लैंग्वेज का। और फिर उसे कैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर के थ्रू हम गुजारते हैं, फिर वो ऑब्जेक्ट कोड में बदल जाता है, फिर कंप्यूटर हमारा उसे समझ के हमारे लिए कुछ काम कर देता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज से आते हैं, ठीक है। तो पहले दो भागों में बांटा जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज को, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, और फिर हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज में दो लैंग्वेज आता है, एक मशीन लैंग्वेज और दूसरा आता है असेंबली लैंग्वेज या असेंबली लेवल लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं इसे, और असेंबली लैंग्वेज को असेंबली लेवल लैंग्वेज भी आप बोल सकते हैं। तो अभी हमने ऊपर देखा कि मशीन लैंग्वेज मतलब 0 1 में लिखा गया कोड ही मशीन लैंग्वेज कहलाता है। मशीन लैंग्वेज में बस दो ही सिंबल होते हैं, 0 और 1, ठीक है। और 0 1 बहुत कठिन है एक इंसान के लिए इसे समझ पाना। तो आगे चल के क्या किया गया, इस 0 1 का एक सब्स्टिट्यूट, कुछ सिंबॉलिक कोड बनाया गया जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूमोनिक्स। तो इसी 0 1 के बदले कुछ कुछ कोड बना दिया गया, और उस कोड द्वारा अगर आप कोडिंग करते हैं तो वो कहलाएगा असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज में न्यूमोनिक्स का प्रयोग करते हैं। न्यूमोनिक्स का मतलब कुछ नहीं, कोड, कोड भाषा में कुछ, ठीक है। तो ये रेट से जो लिखा है इसको आप जरूर याद कीजिएगा कि असेंबली लेवल लैंग्वेज में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो न्यूमोनिक्स का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज दोनों लो लेवल लैंग्वेज में आता है, बस आप इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ लो लेवल लैंग्वेज के बारे में लिखा गया है कि क्लोजनेस टू द वे इन विच मशीन अंडरस्टैंड। मशीन जिस भाषा में समझता है ठीक उसी भाषा में लिखा जाता है, तो वो लो लेवल लैंग्वेज कहलाता है। तो मशीन लैंग्वेज तो पूरा का पूरा लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन इससे थोड़ा सा एडवांस लो लेवल लैंग्वेज आपका हो गया असेंबली लेवल लैंग्वेज। इसमें होता क्या कि इंसान भी थोड़ा समझ लेता है आसानी से इसको, ठीक है। लेकिन फिर भी ये टफ होता है असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग करना। तो क्या किया गया, हाई लेवल लैंग्वेज बनाया गया। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एकदम इंग्लिश की तरह होता है, ठीक है। और ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है। हो सकता है आपको मशीन इंडिपेंडेंट समझ में नहीं आए, लेकिन ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, ये टर्म आप याद रखिएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होता है। मतलब ये किसी मशीन से बंधा हुआ नहीं रहता है कि इसी मशीन पे काम करेगा।
हाई लेवल लैंग्वेज में अगर कोई आप कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, तो वो केवल एक मशीन के लिए ही काम करेगा ऐसा नहीं है। वो अ, कई तरह के मशीन पे वो काम अपना कर सकता है, मतलब कई तरह के मशीन पे वो सपोर्ट कर जाता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। और नॉर्मल इंग्लिश की तरह होता है, और इसे समझना और इसमें कोड लिखना काफ़ी आसान होता है। ठीक है। चलिए, तो अब हाई लेवल लैंग्वेज, कुछ हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है, मतलब उदाहरण है। बेसिक, बेसिक लैंग्वेज का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। बेसिक का मतलब हो गया बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप याद रखिए। ठीक है। तो बेसिक लैंग्वेज का फुल फॉर्म आपसे पूछ देता है एग्जाम में। कोबोल, इसका भी फुल फॉर्म पूछ देता है। कोबोल का मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रान, फार्मूला ट्रांसलेशन। इसका साइंटिफिक एक तरह का ये होता है, केवल फार्मूला ट्रांसलेशन में स्टडी किया था। तो ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फोर्ट्रान। सी, सी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ये कब बनाया गया? 1972। और किसने बनाया? डेनिस रीची। कुछ लैंग्वेज का इसमें हम कब बना और उसको किसने बनाया, हमने यहाँ पे लिखा है, इसीलिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम लोग सी के बारे में देखिए। सी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, 1972 में इसे बनाया। और बनाया किसने? डेनिस रीची। सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी बस आपको रट जाना है। ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, ये सब थोड़ा सा हाई लेवल का है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई काम नहीं होता है। ठीक है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ रहा है, तो थोड़ा बहुत तो रट के भी काम चलाना होगा। तो सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, 1982 में बनाया गया। और जारने स्ट्रॉ, ये थोड़ा सा नाम टफ है, याद बस जारने याद करके रखिएगा। जारने महोदय ने इसको बनाया था। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं उप, डबल ओ पी, उप। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, 1995 में बनाया गया जेम्स घोसलिंग के द्वारा। जेम्स घोसलिंग के द्वारा। पाइथन, ये काफ़ी फेमस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और 1991 में बनाया गया गोडो वान रोसम द्वारा। ये जो कि महोदय है, इन्होंने ही ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया था। तो इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग ऊपर आते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि मशीन लैंग्वेज में ही अगर कोड लिख रहा है कोई यूजर, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब कोई भी इंसान मशीन लैंग्वेज में ही कोड लिख रहा है, तो मशीन लैंग्वेज में तो कंप्यूटर भी समझ रहा है, तो बीच में कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीच में ट्रांसलेटर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब इसके अलावा मान लीजिए कि वो असेंबली लेवल लैंग्वेज में कोड लिख रहा है, तो फिर असेंबली लेवल लैंग्वेज को तो डायरेक्ट कंप्यूटर नहीं समझ सकता है, तो फिर उसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत होगी। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, उसे हम लोग बोलते हैं असेंबलर। ठीक है। अब उसी तरह से हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ये सब तो हाई लेवल लैंग्वेज है ना। अब हाई लेवल लैंग्वेज में मान लीजिए कि आपने कोड लिखा। अब हाई लेवल लैंग्वेज को भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता होगी। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन बदलेगा? कंपाइलर। और इंटरप्रेटर भी है एक। तो आइए इन तीनों के बारे में जान लेते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो चलिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तीन लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में आपको जानना है। असेंबलर, ये क्या करता है? असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है।
कंपाइलर कंपाइलर और इंटरप्रेटर में कंफ्यूजन होगा, लेकिन इसका ट्रिक है, उसे याद कीजिएगा। देखिए, कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर हो, दोनों क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है। दोनों का काम सेम है। तो अंतर क्या है भाई दोनों में? तो कंपाइलर क्या करता है, इंटायर प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट करेगा, जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन को कन्वर्ट करेगा। बस यही अंतर है। और इस तरह से ही क्वेश्चन आएगा कि कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है, तो कंपाइलर। ठीक है। कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो लाइन बाय लाइन करता है, तो इंटरप्रेटर। ठीक है। तो हम लोग लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज भी देख लीजिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी देख लिया। ठीक है। अब मेमोरी देखिए, सिलेबस में भले ही मेमोरी नहीं है, जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो बुक है, उस बुक में मेमोरी चैप्टर नहीं है, लेकिन मेमोरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम अपने स्तर से आपको मेमोरी पढ़ाते रहे। ठीक है। तो चलिए, अब मेमोरी पढ़ते हैं। तो मेमोरी क्या है? मेमोरी एक ऐसा डिवाइस है जो आपके द्वारा जो कंप्यूटर में डाटा दिया जाता है, उसको स्टोर करके रखता है। डाटा तथा प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है मेमोरी। तो मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी और फिर सेकेंडरी मेमोरी। दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं रैम, रोम, कैश, रजिस्टर। इसको पढ़ते हैं कैश। ठीक है। कैश, रजिस्टर, ये चारों मेमोरी प्राइमरी मेमोरी कहलाते हैं, मतलब प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है। लेकिन अक्सर मेन मेमोरी हम लोग रैम को बोलते हैं। ठीक है। रैम को मेन मेमोरी बोलते हैं। कुछ बातें हम बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आप चाहे तो उसे लिख लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन वो बनते हैं। ठीक है। अब रैम, रोम, कैश, रजिस्टर सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानना है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है वोलाटाइल मेमोरी, और फिर लिखा है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो वोलाटाइल मेमोरी ऐसा मेमोरी जो लाइट कटने के बाद अपना डाटा खो देता है, मतलब उसके अंदर का डाटा डिलीट हो जाता है। लाइट कटते ही उसके अंदर का जो भी डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है। तो वैसे मेमोरी को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में रैम और कैश, रजिस्टर, मतलब रोम को छोड़ दिया जाए तो तीनों वोलाटाइल नेचर का होता है, वोलाटाइल मेमोरी, इसलिए हमने तीर इधर दिखा दिया है। लेकिन एक रोम ही इकलौता एक अपवाद है जो नॉन वोलाटाइल नेचर का होता है। प्राइमरी में रहते हुए ये नॉन वोलाटाइल होता है, मतलब बिजली कट भी जाए तो इसके अंदर जो भी प्रोग्राम स्टोर रहता है वो बरकरार रहता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ हमने लिखा है सेकेंडरी में या नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी, जो भी सेकेंडरी मेमोरी है ना, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। नॉन वोलाटाइल में ऐसा कोई अपवाद नहीं है कि कोई एक दो वोलाटाइल नेचर का निकल जाए, नहीं। सेकेंडरी मेमोरी पूरा का पूरा नॉन वोलाटाइल नेचर का होता है, मतलब कि अगर लाइट कट भी जाता है तो सेकेंडरी मेमोरी में डाटा बरकरार रहता है, डिलीट नहीं होता है। अब देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। ठीक है। सेकेंड अब अगर कोई पूछे सेकेंडरी मेमोरी फास्ट होता है कि प्राइमरी मेमोरी फास्ट होता है, तो प्राइमरी मेमोरी फास्ट होता है। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी महंगा भी होता है। ठीक है। जो फास्ट होगा वो महंगा भी होगा। तो प्राइमरी मेमोरी महंगा होता है, प्राइमरी मेमोरी फास्ट भी होता है। ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार। तो सेकेंडरी मेमोरी चार प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब ये चार प्रकार के जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? मैग्नेटिक टेप,
पहला मैग्नेटिक टेप, दूसरा मैग्नेटिक डिस्क, तीसरा ऑप्टिकल डिस्क, चौथा सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो आपको हो सकता है मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप ये सब ना पूछे, ठीक है, लेकिन पूछ भी सकता है। काफ़ी डीपली मैं मेमोरी को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेमोरी से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है। 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं आराम से, 60 को तो क्वेश्चन ही होते हैं फुल टोटल, तो 2-3 क्वेश्चन भी मेमोरी से आ सकते हैं, इसीलिए 2-3 नंबर का सवाल है। तो मैग्नेटिक टेप का एग्जाम्पल है कैसेट, कैसेट रील। आपको हो सकता है बचपन का कुछ याद होगा कि जो रील वाला कैसेट आता था जिसमें गाना रहता था ऑडियो, तो वो जो कैसेट होता है वो मैग्नेटिक टेप का बना होता है। फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क में आइए, मैग्नेटिक डिस्क में दो एग्जांपल है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क ये मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण हैं। ऑप्टिकल डिस्क में उदाहरण हो गया सीडी, डीवीडी। सीडी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। हो सकता है गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। इसका एक और फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। दोनों सही है, ठीक है। ऑप्टिकल। अब आता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव ये क्या होता है, काफ़ी मजबूत होता है और ये सेमी कंडक्टर का बना होता है, ठीक है, सेमी कंडक्टर का बना होता है। तो एसएसडी, आजकल के लैपटॉप में एसएसडी आता है, तो एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव का एग्जांपल है। पेन ड्राइव ये भी इसी का एग्जांपल है। और एसडी कार्ड जो हम लोग के मोबाइल में अलग से लगाया जाता है, वो भी इसी का उदाहरण है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रैम का फुल फॉर्म आपको याद करके रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के बारे में थोड़ा सा जानना है कि आखिर रैम करता क्या है। तो देखिए कंप्यूटर में जो रैम होता है, जो भी कंप्यूटर में हम लोग एप्लीकेशन खोल के चलाते हैं, उसका जितना डाटा होता है सब तत्काल रैम में ही स्टोर रहता है। तो रैम एक प्रकार का टेम्पोरेरी मेमोरी होता है, ठीक है। और करेंटली रनिंग एप्लीकेशन, मतलब हाल अभी, अब जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये जितना स्क्रीन पे दिख रहा है ये सब अभी रैम में सेव है, रैम में। और लाइट कटते हैं वो खत्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो रैम का फुल फॉर्म याद रखना है और रैम करता क्या है ये याद रखना है। अब रोम, रोम का भी फुल फॉर्म याद रखना है। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। नाम ही है रीड ओनली मेमोरी, केवल आप इसको रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो देखिए एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, वैसा कौन सा मेमोरी है जिसमें मैन्युफैक्चरर ही प्रोग्राम डालकर देता है, यूजर खुद से नहीं डालता है, तो वो है रोम। तो ए प्रोग्राम स्टोर्ड बाय मैन्युफैक्चरर, इसमें जो भी प्रोग्राम स्टोर होता है वो मैन्युफैक्चरर मतलब जो कंपनी बनाती है लैपटॉप या कंप्यूटर, वही डालकर उसमें एक सॉफ्टवेयर दे देती है। अब रैम के कुछ प्रकार हैं जो पूछे जाते हैं। तो रैम में पी रोम, पी रोम का फुल फॉर्म याद रखिएगा। रोम का फुल फॉर्म तो पता है रीड ओनली मेमोरी, तो केवल पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, तो मतलब हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम, ईपी रोम में ई का मतलब होता है इरेजेबल और पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल। अब रोम का मतलब तो पता ही है। डबल ईपी रोम, डबल ईपी रोम में इलेक्ट्रिकली, पहला का मतलब है इलेक्ट्रिकली, दूसरा का ई का मतलब है इरेजेबल, अब पी का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये तीनों का फुल फॉर्म याद आपको रखना होगा, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम जो है, ईपी रोम, इसमें जो भी डाटा होता है आप उसे इरेज कर सकते हैं। तो किस चीज से इरेज करते हैं हम लोग, अल्ट्रा वायलेट रे से, यू वी रे, यूवी रे का प्रयोग करके हम इसके डाटा को इरेज कर सकते हैं। ये भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकली लिखा है तो मतलब
वो बिजली से ही हम उसको डिलीट कर देते हैं। अब आगे आते हैं कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी और रजिस्टर। तो पहले रजिस्टर समझते हैं। रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर रहता है। मतलब जो प्रोसेसर होता है ना, प्रोसेसर के अंदर सीयू एएलयू होता है। आप तो पढ़े ही होंगे सीयू एएलयू। अगर पुराना वीडियो देखे होंगे इससे पहले वाला तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा। और साथ में कुछ कुछ रजिस्टर भी बहुत सारे होते हैं सीपीयू के अंदर। तो रजिस्टर बहुत कम मात्रा में स्टोर करता है लेकिन बहुत फास्ट होता है। तो इतना ध्यान रखिएगा, रजिस्टर बहुत फास्ट होता है तो बहुत कम मात्रा में स्टोर करता है। कैश क्या है? सेकेंड फास्टेस्ट मेमोरी है। मतलब कि रजिस्टर के बाद अगर कोई फास्ट है तो वो कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी कहाँ रहता है? ये रैम और सीपीयू के बीच में लगाया जाता है इसको। मतलब ये तो हो गया आपका सीपीयू, और मान लीजिए यहाँ पे हो गया आपका रैम। तो बीच में कैश मेमोरी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कैश। ठीक है, बस कुछ इस तरह का इसमें डाटा आता जाता है। ठीक है, बीच में रहता है कैश मेमोरी। ये सेकेंड फास्टेस्ट मेमोरी है। तो मेमोरी भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पहला यूनिट से, फर्स्ट यूनिट से, अब उससे हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, ऐसा करते हैं। अच्छा, इसके लिए सेकंड वीडियो लाते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ये आधे घंटे का वीडियो हो जा रहा है, इसको हम इतना ही पे रखते हैं क्योंकि वो अपने आप में 1 घंटा समय ले लेगा। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो रहेगा। इसके बाद जस्ट बाद हम वीडियो जो लाएंगे उसमें जो भी फर्स्ट यूनिट से पूछा गया क्वेश्चन है उसको हम कवर करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।